हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? ग्रेट। यस और नो? ऑल राइट, चलो, गुड आफ्टरनून। वी विल स्टार्ट विथ दिस रेशियोज। ये जो रेशियोज देखे थे ना, ये एक एक करके देखने वाले हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, yesterday we have studied the significance of what, why do commercial banks and trade creditors want to do this ratio analysis. Yesterday we have seen that if the company goes to bank and says we want a loan, bank will not just provide the loan, they will first do this and then see if there is an enough liquidity that the company repay back the loan along with interest, right? So यहाँ पे first thing we have seen that creditors and banks, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो क्रेडिटर्स इन ब्रैकेट ट्रेड एंड फाइनेंशियल, लिख दो यहाँ पे। और इसी के सामने यू कैन एकदम पेंसिल से यू कैन राइट डाउन द काइंड ऑफ रेशियोज दीज पीपल विल कंसिडर फॉर एनालिसिस। दीज आर द रेशियोज। करंट रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय करंट रेशियो? यहाँ पे आ जाओ। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेशियोज, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। मतलब जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में चुका देना है, शॉर्ट टर्म में जो पैसा आपको चुका देना है उसका रेशियो। अब ये देखो यहाँ पे बोला है करंट रेशियो मीन्स करंट एसेट्स divided by current liabilities. What do you mean by current assets? First of all, can you read this here? What is the meaning of this particular ratio? Current ratio, it says the ratio is an indicator of what? Of the firm's commitment to meet its short-term liabilities. Short-term liabilities means, for example, you can write down here, there is this creditor, I mean who will provide the company this raw material, and this is our company. Now this creditor won't provide you the credit facility for 1 year 2 year कि हाँ 1 साल बाद 2 साल बाद भी आपने पैसे भरे तो ओके। नो, कंपनी हैज टू रीपे दिस पर्सन विद इन से 1 month और 2 month और ज्यादा से ज्यादा 3 months, है ना? इससे ज्यादा तो ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करने वाला है। Therefore, it talks about short-term liabilities. Also, bank sometimes provide the company some OD facility, overdraft. Wait a second. You can write down here current assets. कौन कौन से होते हैं बताओ करंट एसेट्स, एग्जाम्पल्स। प्लीज टेल मी द एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट क्या क्या होते हैं? जैसे प्लांट एंड मशीनरी जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, एंड यू नो दोज एसेट्स आर इमूवेबल। बट कुछ एसेट्स होते हैं जो करंट एसेट्स होते हैं। तो कैसे? करंट मीन्स व्हाट? जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहली चीज तो कैश तो करंट एसेट है। बैंक बैलेंस जो रहेगा वो करंट एसेट है। उसके बाद में और रिसीवेबल्स करंट एसेट है। और स्टॉक है ना, अपने पास में जो भी स्टॉक रहता है गोडाउन में, उसको अगर अपन निकाल देंगे तो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर लैंड बिल्डिंग होगा तो ये बहुत कॉस्टली होगा। राह चलते इंसान को आप नहीं बोल सकते कि मेरा ये लैंड एंड बिल्डिंग है, आप खरीद लो और मुझे थोड़ा पैसे का जरूरत है ना? नो, सम सिक्योरिटीज, जो भी अपने पास में कुछ सिक्योरिटीज होगी जो इजीली कैश में ऐसे बेच के कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, और भी एक्सेट्रा। ये तो सारे एग्जाम्पल्स है। और करंट लाइबिलिटीज बोलो।
एग्जाम्पल्स, जैसे रिसीवेबल्स है वैसे पेएबल्स, कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक ओडी, और यहाँ पे आप प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख सकते हैं करंट एसेट्स में। प्रीपेड एक्सपेंस जो आपने ऑलरेडी पे करके रखे हैं वो आपका करंट एसेट है, मतलब सिर्फ आपने 6 मंथ्स का ऑलरेडी पे करके रख दिया, तो 6 महीने तक यूज करते रहो सर्विसेज, प्रीपे करके रख दिया आपने, एक साथ पेमेंट कर दिया, तो वो भी आपका करंट एसेट नहीं आएगा। तो ऐसे सारे जो ये एग्जाम्पल्स है ये क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। इससे क्या दर्शाता है, इससे क्या दर्शाता है, द फर्म कैन मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अभी फॉर एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट्स है 2 लाख, मतलब मेरे पास एसेट ज्यादा है अभी, और करंट लाइबिलिटीज है से 1 लाख, तो रेशो क्या बन गया ये, वी आर नॉट डूइंग इट इनटू 100, दिस इज नॉट परसेंटेज वन, दिस इज द कोशंट वन। ऊपर हम लोगों ने देखा था रेशियोज 2 प्रकार के होते हैं, वन इज calculated in percentage terms and one in quotient terms, that is number of times. So you will never do this as 100, this will be like this only in ratio and proportion types. So आराम से आप देख सकते हो ये क्या बन गया, 2:1, it is something like this, 2:1, or you can say 2 times, मतलब आप यहां से ही देख के बता सकते हो कि भाई करंट लाइबिलिटीज अपने पास में 1 लाख है, करंट एसेट्स अपने पास में 2 लाख है, दैट मीन्स एसेट्स अपने पास ज्यादा है, बहुत अच्छी बात। तो इट सेज द आइडियल करंट रेशियो इज 2, आइडियल करंट रेशियो इज 2, मतलब 2 टाइम्स अगर अपने पास में एसेट ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू लाइबिलिटीज, तो दैट इज एन आइडियल रेशियो, दैट मीन्स द कंपनी इज कमिटेड इनफ टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, मतलब अभी वो सॉल्वेंट है, अपने जो शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स है उनको पूरे कर सकती है। अ रेशियो ऑफ 1.5 is also acceptable if the firm has adequate arrangements with its bankers to meet its short term requirements। बोलते हैं कि 2 रहना चाहिए, कंपनी का जो करंट एसेट रेशियो है वो 2 रहना चाहिए, बट 1.5 भी एक्सेप्टेबल है अगर फर्म के कॉन्टैक्ट्स बैंकर्स के साथ में अच्छे हैं, मतलब अरेंजमेंट्स अच्छे से है और बैंक उन पे इतना भरोसा कर सकती है कि भाई हम आपको एक शॉर्ट टर्म लोन दे देंगे या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को हम आपके बढ़ा देंगे, से 2 लाख का है तो हम आपको उसको 4 लाख कर देंगे। अगर इफ दैट अरेंजमेंट इज ओके विद बैंक, देन योर 1.5 रेशियो इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। समझ में आया क्या? What is the importance of current ratio? Repeat the formula once again. current ratio का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब अगर बैंक को आपको लोन देना है तो बैंक पहले कौन सा रेशियो चेक करेगी, ये वाला रेशियो, करंट रेशियो। व्हाई? बैंक वांट टू सी इफ योर रेशियो इज 2, अगर ये 2 रेशियो है ना तो बैंक बोलेगी आज ही हम आपको लोन दे देंगे। नहीं, अगर 1.5 भी है और अच्छे आपके पास बैंक के साथ में संबंध है तो बैंक बोलेगी हमको 1.5 भी एक्सेप्टेबल है, हम आपको लोन दे ही देंगे, उससे कम बैंक आपको लोन नहीं देगी। या बैंक बोलेगी भाई आपके पास में उतने करंट एसेट का मतलब क्या है, जिसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट करके तुरंत किसी का पेमेंट दे दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्या है, पेएबल्स है। पेएबल्स मतलब कौन, क्रेडिटर्स। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, यू आर नॉट मेकिंग देयर पेमेंट, वो आके आपकी कंपनी के बाहर खड़े हो गए, हमारा पैसा दो। तो आप बोल रहे रुको भाई एक काम करो, हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमारे ये कैश एंड बैंक बैलेंस तो समझो लिक्विड में कभी भी अवेलेबल है, किसी को भी दे सकते हैं, समझो इसको अभी साइड में रखो। यू हैव गॉट सम रिसीवेबल्स, मतलब रिसीवेबल्स बोले तो डेटर्स से अगर पैसा आया तो आप क्रेडिटर्स को इधर पेमेंट कर दोगे। बट आपके पास में अगर यही इनफ नहीं है, अगर आपके पास में करंट एसेट्स ही नहीं है अच्छे से, मतलब से फॉर एग्जांपल योर करंट एसेट्स आर 1 लाख and your current liabilities are also 1 lakh, but there is a probability that some debtors will not turn back, they'll say हम नहीं देंगे। जैसे आप क्रेडिटर्स को इधर बोल रहे हो ना कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, वैसे ये डेटर्स भी आपको बोल सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये हो जाएंगे बैड डेट,
ये जो डेटर्स है ये हो जाएंगे बैड डेट। फिर क्या करोगे, इसमें से कुछ तो हो गया ये, तो अब आपके पास में जो करंट एसेट्स है से 90,000 ही है, अब आपके पास में करंट एसेट्स कम है और करंट लाइबिलिटीज पेएबल ज्यादा है, तो बैंक बोलेगी नहीं नहीं, आपके जो फाइनेंशियल्स है देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि आप हमारे कमिटमेंट्स को पूरा कर देंगे, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे, हम आपको लोन नहीं दे सकते। ठीक है, देयरफॉर करंट जो रेशियो है आपका वो कितना होना चाहिए, आइडियली 2। ठीक है, 1.5 एक्सेप्टेबल इफ द रिलेशनशिप्स विद द बैंकर्स आर ग्रेट, बैंक ट्रस्ट यू। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। दूसरा आ जाओ, अभी ये रेशियो हो गया क्या, इसको टिक मार्क कर दो, करंट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, क्या मैम एसिड्स पे ऐसा एसिड डाल के देखेंगे क्या, मतलब एसिड जलता है कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ क्या होगा एसिड टेस्ट रेशियो? करंट रेशियो का ही थोड़ा बहुत मैन्युपुलेशन होगा। कैसे? आ जाओ इधर, आपको आइडिया ही नहीं होगा ना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं हम। हाँ, अपन ने सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ा था ना, करंट रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? द रेशियो इज द इंडेक्स ऑफ द कंसर्न फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि कंपनी स्टेबल है भाई, करंट लाइबिलिटी को तो मीट कर ही देगी अगर उनके करंट एसेट्स उससे डबल है तो। इट शोज द एक्सटेंट टू विच द करंट एसेट्स एक्सीड इट्स करंट लाइबिलिटीज। A higher current ratio would indicate inadequate employment of funds, while a poor current ratio is a danger signal of management. अभी इसको ध्यान से सुनो, समझो आपके जो करंट एसेट्स है वो है 5 लाख, करंट एसेट्स आपके है 5 लाख, और आपके जो करंट लाइबिलिटीज है ना वो खाली है 1 लाख। मतलब आपका करंट रेशियो कितना हो गया? ऐसे मुंह जबानी बता दो, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज 5/1 बोल दो, दैट मीन्स इट इज 5 टाइम्स। मतलब अगर आपकी लाइबिलिटीज 1 लाख है तो आपके पास में एसेट्स है 5 लाख। उसका क्या मतलब हो गया? इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। इसका एक और मतलब क्या निकलता है कि अपने इसमें स्टॉक भी इन्वॉल्व होता है क्या? स्टॉक मीन्स रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने परचेज किया होगा और उसको स्टॉक करके रख दिया। कहाँ स्टॉक कर दिया? आपके गोडाउन में। गोडाउन में आपने अननेसेसरीली स्टॉक को भर के रख दिया। कितने का स्टॉक? से 2 लाख। अगर ये 2 लाख का स्टॉक नहीं करके रखते तो आपका ये करंट एसेट 3 लाख ही होता। बट क्या करे, आपको उतनी घाई थी, है ना, मैनेजमेंट फंड आपसे हुआ नहीं प्रॉपर। ये 2 लाख का ब्याज आता अगर आप उसको कहीं लगा देते, इन्वेस्टमेंट कर देते तो, पर आपने ओवर स्टॉक कर लिया इसको। अब क्या करना है? ये स्टॉक को आप एकदम बेच पाओगे क्या? नहीं, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, एटलीस्ट 10 डेज लगेंगे, एटलीस्ट 8 डेज लगेंगे, बट देन तब तक तो ये फंड अटका हुआ है आपके स्टॉक में। तो इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। इसको आप इन्वेस्ट करके कुछ तो रिटर्न कमा सकते थे, कहीं पे भी ब्याज पे दे दो, कुछ तो करो उसका। ठीक है, वो सिर्फ उसका अननेसेसरीली क्या हो गया, कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया इसका, ये कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया। स्टॉक तो आपने रखा ही है, उसका कैरिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दैट स्टॉक वो रखा है। और समझो अगर आग लग गई फिर तो पूरा नुकसान, अनटिल एंड अनलेस आपके पास में इंश्योरेंस क्लेम हो। ठीक है, हायर रेशियो अगर हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब 2 इज आइडियल, 2 अगर रहेगा तो इट इज आइडियल, 3 भी रहेगा तो इट इज हायर, 4 रहेगा, 5 रहेगा, ज्यादा रहेगा तो इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। ज्यादा करके स्टॉक होगा, क्योंकि ये सारा तो क्या है, कैश बैंक बैलेंस ये आपके पास में पड़ा है। इनएडिक्वेट मतलब आपके पास में बस रखा है, कैश आपके गले में है, बैंक बैलेंस आपके बैंक में पड़ा है। अरे उसको कहीं तो इन्वेस्ट करो ना, इंटरेस्ट आएगा। समझा क्या आपको? ये कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट आएगा। रिसीवेबल्स तो ठीक है भाई, अपन ने क्या किया है, कुछ बेचा है, बेच के अपने को डेटर्स क्रिएट हो गए, तो इसका कोई लेन देन नहीं है। इसका तो अच्छा है, जितने डेटर्स रहेंगे उतना अच्छा है। बट मुझे बताओ, कैश में बेचो ना, फिर बहुत ज्यादा डेटर्स क्रिएट करके भी क्या करो, अगर वो किसी दिन आए नहीं और सारा का सारा बैड डेट हो गया तो
अगेन इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड, ओवर स्टॉक करके मत रखो, फालतू की सिक्योरिटीज भी मत लेके रखो जिसपे है ना कुछ मिनिमम इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको। कुछ ऐसी जगह अपने फंड्स को इन्वेस्ट करो जहां से हायर रिटर्न आपको मिले, ठीक है। देन उसके बाद में अगर ये जो करंट रेशियो है ये अगर आपका पुअर है, पुअर मतलब 2 से कम है या 1.5 से कम है, 2 इज आइडियल, 1.5 इज एक्सेप्टेबल। इफ आपको बैंक बोल देगी कि हाँ भाई हम आपको शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत फंड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये 1.5 भी चल जाएगा। इससे कम 1 या 0.7 या 0.8 0.5 ये चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा। दिस इज पुअर करंट रेशियो। ये हो गया डेंजर, डेंजर सिग्नल। क्यों? क्योंकि आपकी करंट लाइबिलिटी ज्यादा है आपके करंट एसेट से। मतलब अगर किसी दिन क्रेडिटर्स आके आपके कंपनी के बाहर आके खड़े हो गए और उन्होंने बोला हमको हमारा पैसा दो, पर आपके पास उतने करंट एसेट्स ही नहीं है, आपके पास उतनी लिक्विड फंड्स ही नहीं है, उतना कन्वर्टेबल, क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, तो ये हो गया डेंजर सिग्नल। मतलब फिर आपका कंपनी का नाम खराब होगा। क्रेडिटर्स बोलेंगे भाई हट, हम इनको ये जो रॉ मटेरियल वगैरह है ये हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम से इनको बेचेंगे नहीं, तो आपका जो बिजनेस है वो रुक भी सकता है, ठीक है। देयरफॉर आपको समझा क्या कैसा काम करना चाहिए? यू नीड टू कॉपी दिस डाउन, ठीक है। सिर्फ देखना नहीं है कि चलो मैम को सुनेंगे मजा आ रहा है, नो, दिस इज प्योर प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। आई रिपीट दैट वंस अगेन, ठीक है, बट मेक थोड़ा सा अच्छे से बनाना। मेरा तो क्या है ये एकदम से इरेज भी हो जाएगा एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। मेरा एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम है, ठीक है। यू आर गोइंग टू राइट डाउन द एग्जामिनेशन। देयरफॉर आपको समझ गया कि इतना सारा अपन ने डिस्कशन किया है किस पे? करंट एसेट्स, करंट रेशियो पे, करंट रेशियो। समझ में आया? सिग्निफिकेंस क्या है इसका? हाईलाइट कर दो इधर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हायर अगर रहेगा, हायर करंट रेशो, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, पुअर अगर रहेगा तो डेंजर सिग्नल। उसका एक्सप्लेनेशन साइड में दे दिया। ओवर स्टॉक हो गया या है ना, ओवर आपने कैश या बैंक बैलेंस को ऐसे ही रखे रखा तो इट इज इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। नेक्स्ट, एसिड टेस्ट रेशियो। समटाइम दिस रेशियो इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो। क्विक मीन्स व्हाट? इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इससे भी ज्यादा इजीली कन्वर्टेबल। ये जो करंट एसेट्स है ना, इससे भी ज्यादा इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश को बोलेंगे क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड को एक बार कहीं पे फेंको, कैसा होता है? एकदम फस फस होके आ जाता है ऊपर, है ना, कितने क्विकली रिएक्शन देता है, इसलिए इसका नाम लिखा है एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। द रेशियो इज टर्म्ड एज एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। अगर आपको एमसीक्यू में ये नाम पूछे जाए तो प्लीज घबराना नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं। अगर आपको किसी दिन इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड आउट क्विक रेशियो, मैम ये तो कहीं पे पढ़ा ही नहीं, एसिड टेस्ट रेशियो ये मैम ये हमको पता है, इसका फॉर्मूला भी पता है, तो वही तो ढोक लो क्विक रेशियो है, ठीक है। तो रिमेंबर द नेम्स, लिक्विडिटी रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। द रेशियो इज ascertained by comparing the liquid assets, लिक्विड एसेट्स मतलब करंट एसेट्स, अभी मैंने साइड में लिस्ट लिखा था सारा करंट एसेट्स का लिस्ट, बट एक्सक्लूडिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये वाले जो एक्सपेंसेस है इसमें से स्टॉक को हटा दो और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दो, बाकी सारा मिला के हो जाएगा आपका क्विक रेशियो। मतलब कैश तो आपके पास में कैश है, लिक्विड है, बिल्कुल एकदम एसिड रेशियो में फिट होता है। बैंक बैलेंस एसिड में फिट होता है क्या? यस। रिसीवेबल्स हो जाएंगे क्या एसिड में फिट? यस। सारे डेटर्स को कॉल करेंगे, बोले अभी के अभी पैसा दे दो। किसी को अगर 1 लाख रुपया देना होगा तो उसको बोलेंगे एक काम कर 90,000 ही दे, बट आज पेमेंट कर दे 10,000 का डिस्काउंट। आई वॉन्ट द मनी टूडे, दे देगा क्या? यस। आज आ जाएगा, भागते आ जाएगा कि 10,000 का डिस्काउंट दे रहा है, आज ही 90,000 खुले हो गए, ठीक है। सिक्योरिटीज,
जो लिक्विड कुछ सिक्योरिटीज होगी वो बेच बुचा के हम पैसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या इजीली कैश में? यस। स्टॉक को नहीं कर सकते क्योंकि हमारा स्टॉक एकदम से कौन खरीदेगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने किसी काम के ऑलरेडी पैसे दे दिए, हमने किसी काम के ऑलरेडी पैसे दे दिए। मैंने कुछ काम करवाना था, से मेंटेनेंस का काम था मेरे मशीनरी का, मैंने उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिए 6 महीना के। अब मैं उसको बोलूंगी क्या एक काम करना 2 महीने का काम कर दे, बचे हुए पैसे वापस दे दे? मैं बोलूंगी क्या ऐसे? अरे भाई मैंने 20,000 रुपीज समझो उसको दिए, या फिर 60,000, चलो 60,000 दिए फॉर 6 मंथ्स, तो मैं उसको बोलूंगी क्या 2 महीने का काम कर दो, एक काम कर दो 20,000 कट कर दो आपका और 40,000 मुझे रिफंड कर दो? भाई वो बोलेगा 6 महीने का आपने मुझे प्रीपेड एक्सपेंस किया है, मैं आपका 6 महीने काम करूंगा, रिफंड नहीं दूंगा। देयरफॉर ये क्विक रेशो में नहीं आते, ठीक है। मतलब ये एसिड मतलब क्या, फेंकते सही फेस नहीं आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस भी हमको पैसा नहीं देंगे और स्टॉक भी तुरंत कन्वर्ट नहीं होगा। किसको बेचोगे स्टॉक? आपने ही किसी से खरीद के लाया है रॉ मटेरियल, अब आप किसको बेचोगे वो? समझा आपको? ओवर स्टॉक अगर हो गया तो आपका एसिड टेस्ट रेशो फालतू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो? करंट एसेट्स ही होते हैं, जहां से ये ऊपर जैसे लिखा है ना ये करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स ही होंगे वो, बट उसमें से क्या एक्सक्लूड कर देंगे? बोलो जोर से एक बार, जोर से बोलो, जय माता दी। अरे मैं नहीं सुनिया। अरे आंसर बोलो, गाना गा रहे हो मेरे साथ। क्या एक्सक्लूड करेंगे? जोर से बोलो एक बार। स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों? उसका रीजन प्लीज राइट डाउन, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, प्लीज राइट डाउन व्हाई द सेम इज एक्सक्लूडेड। बिकॉज वो एकदम आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे। टू करंट लाइबिलिटीज द रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिक्विडिटी रेशियो, ये ऊपर नाम है ना, लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। तो देयरफॉर लिक्विडिटी रेशियो को लिखेंगे लिक्विड एसेट्स। जब करंट एसेट्स में से आप स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हो तो उसको अपन बोलेंगे लिक्विड एसेट्स। बिल्कुल आसानी से इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाने वाले एसेट्स। डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या है हमारी? करंट लाइबिलिटीज में स्टॉक जैसा कुछ नहीं होता कि भाई हमको जिनको पे नहीं करना है, भाई पेमेंट वाले तो कभी भी घर पे आ जाएंगे, बोलेंगे पैसा दो, ठीक है। नीचे आ जाओ। हाँ, करंट लाइबिलिटीज में से हम ये बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट माइनस कर सकते हैं अगर ये हमारा परमानेंट नेचर है तो। परमानेंट नेचर का अगर है ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, मतलब क्या, अब भी ओवरड्राफ्ट खत्म हुआ, हमने दूसरा ओवरड्राफ्ट ले लिया, मतलब ये परमानेंट चलते जा रहा है, मतलब इसको आज तो मुझे रीपे करना ही नहीं है, ये चलते जा रहा है। से फॉर एग्जांपल ये 1 साल 1.5 साल तक चलते जा रहा है, तो ये लिक्विड होगा क्या? आई मीन ये करंट अपने लिक्विड लाइबिलिटी में आएगा क्या? आज मुझे पे करना है क्या, या मुझे नेक्स्ट 10 डेज में या 1 मंथ में पेमेंट करना है क्या? नहीं, इसका हमको टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया। किन्होंने एक्सटेंड कर दिया? बैंक वालों ने। बोला भाई ठीक है, तुम एक काम करो, इसका आपको बहुत ज्यादा बार इसको यूज करना पड़ रहा है ना, आप एक काम करो, बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दो। यूजुअली आप 6% पे करते हो ना, एक काम करो 8% पे कर दो और थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए यूज कर लो। क्या? बैंक ओडीएन कैश क्रेडिट। तो वो हम हटा देंगे फिर करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मीन्स व्हाट? जिसको तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, मे बी 10 डेज 5 डेज 7 डेज विद इन अ मंथ। समझा क्या आपको? चलो पढ़ेंगे एक बार, ये पढ़ने से और ज्यादा क्लियर होगा। कम ऑन हियर, ये समझ में आया क्या? आई थिंक टिल हियर इट इज क्लियर, ठीक है। करंट एसेट्स मीन्स व्हाट? यहां पर करंट एसेट्स का मीनिंग हो जाएगा एक्सक्लूडिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस विच विल बी कॉल्ड एज लिक्विड एसेट्स। नीचे आ जाओ। सम अकाउंटेंट्स प्रेफर टर्म लिक्विड लाइबिलिटीज फॉर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के बजाय लिक्विड लाइबिलिटीज। क्यों ऐसा? द टर्म लिक्विड लाइबिलिटीज मीन्स लाइबिलिटीज पेएबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज इफ दे बिकम परमानेंट मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। क्या मैं बोल रही हूं? ध्यान से सुनो। इफ दे बिकम परमानेंट मोड ऑफ फाइनेंसिंग,
परमानेंटली हम ये बैंक ओडी का फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, देयरफॉर ये हमारा करंट एकदम तुरंत शॉर्ट टर्म में अपने को बैंक को पे करना है क्या? नहीं, बैंक आके बोलने वाला है कि आपने ओडी लिया था प्लीज पे कर दो बाकी अभी, नो। ये लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा बैंक ने हमको लेवरेज दे दिया, 6 के जगह 8% हम इंटरेस्ट दे रहे, बट बैंक ने हमको उतना लेवरेज दे दिया, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे फ्रॉम करंट लाइबिलिटीज फॉर दिस पर्पज। द रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड एज लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दो, लिक्विड रेशियोज को आप कर देंगे लिक्विड लाइबिलिटीज, इसको चेंज कर दो यहाँ पे थोड़ा, लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। लिक्विड लाइबिलिटी का यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी माइनस बैक ओडी एंड कैश क्रेडिट इफ दे आर परमानेंट मोड ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, राइट डाउन लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसा जो भी मतलब करंट एसेट्स में वही एसेट्स आएंगे जो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, मतलब तुरंत ऐसे, उसको बोलते हैं एसिड टेस्ट। और करंट लाइबिलिटीज माइनस समटाइम्स, नहीं तो आप करंट लाइबिलिटीज ही लोगे। करंट लाइबिलिटीज को ऐसा बोलता नहीं, अगर ये परमानेंट नेचर के नहीं है जो बैंक ओडीएन कैश क्रेडिट है, तो हमको तो इनको पेमेंट करना ही है, तो आप इसको करंट लाइबिलिटीज ही लिखोगे। ठीक है, अगर कुछ कंपनीज ऐसा प्रेफर करती है कि भाई परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया इनका बैंक क्रेडिट एंड कैश क्रेडिट, तो उसको रिड्यूस कर देंगे, देन ओनली इट इज रिड्यूस। तो मैं थोड़ा पेन कलर पेन चेंज करके लिख रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। दो रेशियोज वहां पर दिए हैं, एक तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज है ना प्रेफरेबली, और समटाइम्स फर्म चूज एज लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। तो यहां से क्या क्या रिड्यूस करेंगे बताओ, यहां से रिड्यूस कर देंगे अपन, वेट अ सेकेंड, बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट, ब्रैकेट में लिख देती हूं, इफ दे आर ऑफ परमानेंट नेचर ऑफ फाइनेंस और परमानेंट मोड ऑफ फाइनेंस, मोड ज्यादा बेटर, राइट डाउन, कॉपी दिस डाउन, लिक्विड रेशियो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगी, इफ आई कंपेयर current assets upon current liabilities, that is what current ratio and liquid ratio, what is the difference? डिफरेंस ये है ना मैम, ये यहाँ पे आपने लिखा, इधर ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, बोलो। ये मेन डिफरेंस ये है, मेन डिफरेंस लिखो यहाँ पे, मेन डिफरेंस क्या हो सकता है, नंबर 1 पॉइंट इन्वेंट्री होल्डअप्स, मतलब जहां पे इन्वेंट्री आप 2 लाख से कम कर सकते थे, जरूरी नहीं था 2 लाख का ही, 2 लाख से ओवर स्टॉक कर दिया आपने, ओवर स्टॉक, ये स्टॉक आप ऐसे निकले ना बाजार में तो ऐसे तुरंत नहीं बेच सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी ये कैश बैंक डेटर्स ये इजीली कन्वर्ट हो जाते कैश में, बट ये स्टॉक नहीं होगा। अगर स्टॉक आपने ज्यादा कर दिया तो समझ जाओ कि आपका क्या हो गया, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स हो गया। ठीक है, तो ओवर स्टॉक नहीं करना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हुआ कि जो कोई फर्म्स है उनका सेम करंट रेशियो है, सेम करंट रेशियो, दो कोई कंपनी होगी उनका करंट रेशियो सेम है, तो वेरी गुड, अच्छी है कंपनी। बट अगर ये एसिड टेस्ट रेशियो जो है, एसिड टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो, ये अगर उनका क्या है, डिफर करता है, दिस इज डिफरेंट, करंट रेशियो सेम है, एसिड टेस्ट रेशियो अगर डिफरेंट है, तो इससे पता क्या चलता है, इट इंडिकेट्स ओवर स्टॉकिंग
by the concern having low liquidity ratio। क्यों? क्योंकि ये 2 लाख आपने स्टॉक में क्या कर दिए, गुता दिए, मतलब उसको एंगेज कर दिया फंड्स को, जिसका कुछ काम नहीं है। स्टॉक क्या है, पड़ा है आपके गोडाउन में। अगर ये ओवर स्टॉक नहीं होता, इतना स्टॉक आप ज्यादा क्रिएट करके नहीं रखते, तो इतना में भी आपके पास में कैश ही अवेलेबल होता। इसके बाद इसका जो है कैश अवेलेबल होता या बैंक बैलेंस होता, आप तुरंत किसी को अगर पेमेंट करना होता तो यूज कर सकते। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ आपको? ये ओवर स्टॉक होने की वजह से ये फंड्स ब्लॉक हो गया। इजी वे में अगर मैं आपको बोलूं तो ये हो गया फंड्स ब्लॉक, जिसका कुछ नहीं कर सकते। जितना अब किसी को ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि भाई आप नहीं जबरदस्ती हमारा स्टॉक खरीद लो, नहीं। अगर स्टॉक कोई खरीद नहीं रहा है तो पड़ा है वो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लो लिक्विडिटी रेशियो। अपने पास में वो फंड्स ब्लॉक हो गया, कहीं तो अटका पड़ा है, मतलब उसके बाद उसका अपना लिक्विडिटी कन्वर्ट होने का जो चांसेस है वो कम है, इसके लिए उसका नाम पड़ गया लो लिक्विडिटी रेशियो। आ जाओ यहाँ पे, सिग्निफिकेंस पढ़ लो इसको, प्लीज रीड दिस। The ratio is an indicator of short-term solvency of the company. A comparison of the current ratio to quick ratio. अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में बस इन्वेंट्री आएगा मेजरली। प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह तो बहुत रेयरली होते हैं, बहुत रेयरली। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी करे प्रीपेड एक्सपेंस, बट इन्वेंट्री तो हर कंपनी होता ही है। इन्वेंट्री का जो एक्सपेंस होता है वो हर कंपनी करती है। फॉर इंस्टेंस इफ द 2 यूनिट्स हैव सेम करंट रेशियो दोनों का सेम है, बट अगर डिफरेंट लिक्विडिटी रेशियो है, मतलब उन्होंने उनके स्टॉक को ओवर करके रखा है, दैट इज कॉल्ड एज ओवर स्टॉकिंग बाय द कंसर्न हैविंग लो लिक्विडिटी रेशियो एज कंपेयर टू फर्म विच हैज हायर लिक्विडिटी रेशियो। समझ में आई बात? बताओ, करंट जो रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। देन उसके बाद में मुझे बताओ एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, पहला फॉर्मूला। और दूसरा क्या, अगर परमानेंट मोड्स ऑफ फाइनेंस रहे क्या, बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट, तो फॉर्मूला बन जाएगा लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। ठीक है क्या? 2 फॉर्मूला दिए हैं यहां पर, एक है ये फॉर्मूला, वन फॉर्मूला इज दिस एंड वन फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस भी पढ़ लिया। ठीक है, अभी आ जाओ इधर, टर्नओवर ऑफ रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री टर्नओवर। कुछ बता सकते क्या यहां से, टर्नओवर ऑफ रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री टर्नओवर? पहले अपन ये पढ़ लेते, सुपर क्विक रेशियो। क्या क्या देखा अपन ने, करंट रेशियो, फिर देखा एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। अब थर्ड में आ गया सुपर क्विक रेशियो। सुपर क्विक मींस व्हाट, एकदम इंस्टेंट, एक दिन क्या 2 घंटा, 2 घंटा में इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। बताओ, ज्यादा करके एसेट ज्यादा चेंज होगा। हाँ, लाइबिलिटीज तो क्या है भाई, कोई भी आ सकता है, बैंक आके बोल सकती है मेरे को 2 घंटा में पैसा चाहिए। क्रेडिटर्स आ जाएंगे, मुंह उठा के बोलेंगे मेरे को तो अभी मतलब टुडे है ना 7 o'clock 7 PM आई वांट माय फंड्स, मतलब मेरे को अर्जेंट काम है। फिर क्या करोगे, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटीज का छोड़ो, एसेट्स कहां से अरेंज करोगे, तो सुपर क्विक एसेट्स। बोलो क्या दिमाग दौड़ता है आपका, सुपर क्विक एसेट्स मीन्स, यहां पे आओ। द टर्म सुपर क्विक एसेट मीन्स करंट एसेट एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे बताओ, स्टॉक एक्सक्लूड कर देंगे, वो तो है बाय डिफॉल्ट, क्विक में भी एक्सक्लूड किया था, प्रीपेड को भी अपन ने क्विक में से एक्सक्लूड किया था। डेटर्स, अभी आपके पास में बहुत सारे डेटर्स होंगे, थाउजेंड्स ऑफ डेटर्स यू हैव, या फिर चलो थाउजेंड्स छोड़ो, हंड्रेड्स है, 100 में से 100 दे देंगे आपको पैसा। यू हैव गॉट 100 डेटर्स, मैंने कम बोल दिए, बहुत सारे डेटर्स होते हैं कंपनी में, ठीक है, जिनका बहुत बड़े पैमाने पे अगर काम है तो डेटर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये अगर 100 डेटर्स है तो क्या 100 के 100 आपको तुरंत पैसा लाके दे देंगे 2 आवर्स में या विद इन अ डे? नो,
एटलीस्ट बोलेंगे कि हमको हफ्ता भर तो भी दो, तो ये तुरंत पैसा नहीं देने वाले, इसलिए डेटर्स को भी एक्सक्लूड कर देंगे। किसमें? सुपर क्विक एसेट्स में। क्या क्या एक्सक्लूड किया बताओ? स्टॉक कर दिया एक्सक्लूड, प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया एक्सक्लूड, वो तो क्विक में भी कर दिए थे, यहां से डेटर्स को भी हटा दिया। बहुत मिनिमम आप क्या बचा होगा फिर? कैश एंड बैंक बैलेंस। ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसी सिक्योरिटीज आपके पास रखी रह सकती है, से कुछ शेयर्स या बॉन्ड्स, कुछ कि आज आपने बस बेच दिया आपके, है ना, समझो आपके बैंक अकाउंट में वो ये होगा, डीमैट अकाउंट होगा, तो आपने कुछ अगर ऐसे सिक्योरिटीज लेके रखे होंगे और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई अभी सेल कर देता हूँ, पैसा तुरंत बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो हो गया ना सुपर क्विक एसेट। इसलिए उसको सिक्योरिटीज को रखेंगे। तो क्या बोलते हैं? 10 सुपर क्विक एसेट्स कॉम्प्रोमाइज मेनली कैश, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। समझा क्या? जो तुरंत अपन अपने डीमैट में पड़ा है, तुरंत उसको स्वाइप करेंगे, सेल करेंगे, अपने बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, है ना। कुछ तो आ जाएगा, वो T+2 होता है ना, और कुछ पैसा तो आ जाता है, थोड़ा होल्ड बैक होगा तो ठीक है, उतना चल जाएगा, बट मुझे आज अगर कुछ फंड्स का जरूरत है वो तो आ जाएगा। तो दैट्स हाउ इट इज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या तो अगर ये नहीं है तो बहुत ही बढ़िया, ज्यादा करके आपका बैंक एंड कैश बैलेंस, तो वो हो गया सुपर क्विक एसेट। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन सुपर क्विक रेशियो। ये बहुत कम बार काम पड़ता है, ज्यादा करके करंट रेशियो को गिनते हैं, और बहुत ज्यादा अगर काम गिर गया, मतलब एकदम एक्सट्रीम केस में, तो एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, ये बहुत कम बार काम पड़ेगा इसका, सुपर क्विक रेशियो का, बट दिस इज देयर। तो आपकी सीए में मैट में ना सब कुछ डिस्कस करना है इनको, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्होंने छोड़ा है, तो बढ़िया अपन भी डिस्कस कर ही रहे। क्या बोल रहे हैं स्टार्टिंग से पढ़ो। इट इज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ क्विक रेशियो, स्लाइट सा वेरिएशन है, सिर्फ इसमें से स्टॉक हटा दिया, और सॉरी डेटर्स हटा दिया, स्टॉक एंड प्रीपेड तो क्विक में भी हटा दिया था इधर, और डेटर्स भी हटा दिया। इट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द सुपर क्विक एसेट्स विद द करंट लाइबिलिटीज और लिक्विड लाइबिलिटीज। वो डिपेंड्स की फॉर्म का वो परमानेंट फाइनेंस है क्या, जो अपन ऊपर डिस्कस करे थे। द रेशियो में भी एक्सप्रेस्ड है, दिस इज द काइंड ऑफ रेशियो, है ना, सुपर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। द टर्म सुपर क्विक एसेट, उसका डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे। स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस तो ऑलरेडी एक्सक्लूड कर ही चुके थे क्विक रेशियो में, और इसमें से डेटर्स भी हटा देंगे। मेनली रखेंगे क्या इसमें? कैश, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? दिस रेशियो इज द मोस्ट रिगरस टेस्ट ऑफ द फर्म्स लिक्विडिटी पोजीशन। मतलब एक्सट्रीम केस में अगर किसी को बहुत ही ज्यादा कंपनी पे डाउट है, बहुत एक्सट्रीम केस में, रिगरस इसीलिए बोला है ना एकदम, कि भाई आप डेटर्स भी हटा दिए, डेटर्स तो पैसा देंगे ना, हफ्ता भर बोलेंगे तो देंगे वो पैसा, या उनको हम डिस्काउंट देंगे कि भाई 1 लाख के बजाय 90,000 ही दो, पर आज पेमेंट कर दो, तो आज नहीं कल करेंगे, बट करेंगे तो। बट ये कितना रिगरस हो गया कि कोई बोलता है नहीं हमको यही रेशियो को कंपेयर करना है। इन केस द रेशियो इज 1, इट मीन्स द फर्म कैन मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज एनी टाइम। एनी टाइम मतलब आधी रात को अगर किसी ने फोन किया, बॉस हमको पैसा चाहिए, तो आधी रात को उठ के बॉस बोलेगा कि रेडी अवेलेबल है पैसा, एनी टाइम। सुपर क्विक रेशियो, बोलो एक बार जोर से स्ट्रेस देके, सुपर क्विक रेशियो। द रेशियो इज अ कंजर्वेशन टेस्ट एंड नॉट वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस। मैंने आपको बोला ना, ज्यादा करके करंट रेशियो यूज करते हैं, और बहुत ही ज्यादा हुआ तो एसिड टेस्ट रेशियो। इसके अलावा ये वाला रेशियो बहुत ही एकदम नॉट वाइडली यूज्ड, रेयर, वेरी रेयर, जिसको ऐसा है कि भाई एनी टाइम पैसा अगर पेमेंट करना है तो, बट ऐसा होता नहीं है जनरली बिजनेस में। ऐसा कोई नहीं बोलता है कि आधी रात को फोन करके बोल रहा है मेरे को पैसा दो, नो, एटलीस्ट 1 या 2 दिन का टाइम तो मिलना ही चाहिए। समझा क्या? सुपर क्विक रेशियो। ठीक है, अभी नीचे आ जाओ, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अभी इंपॉर्टेंट है मेनली वहां पे ऊपर डिस्कस किया है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो यहां पर आपको बताया है, देखो इन्होंने अपना कौन सा रेशियो पढ़ के हो गया, जो हो गया है उसको मैं मार्क कर रही हूँ। करंट रेशियो इज डन, एसिड टेस्ट रेशियो इज डन, टर्नओवर ऑफ रिसीवेबल्स रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर भी रहा है, कवरेज ऑफ इंटरेस्ट बाय लेवल ऑफ अर्निंग्स, वो वाला रेशियो है ये, कवरेज ऑफ इंटरेस्ट बाय लेवल ऑफ अर्निंग्स। देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन पुट कर देना, हाँ, पुट अ लाइन हियर, वेट अ सेकंड।
ठीक है, लाइन, देयर शुड बी अ लाइन डिवाइड बाय क्या है बताओ, ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट मीन्स व्हाट, ब्याज का पैसा। मैम किसी ने हमको फंड प्रोवाइड किया है, फंड प्रोवाइड किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा ये डेट है तो इंसान क्या ऐसे ही बोलेगा कि इनको रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, दिस नीड्स टू बी रीपेड अलोंग विथ इंटरेस्ट। तो देयरफॉर ये क्या रहता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट अपने को भरना पड़ता है। कहां से भरेंगे, कहां से भरेंगे बताओ, कंपनी के अर्निंग से, कंपनी के अर्निंग से। कंपनी जैसा जैसा प्रॉफिट कमाएगी वैसा वैसा क्या बोलेगी, भाई चलो ठीक है ब्याज, अपन भी ऐसे ही करते। समझो यू वांट टू ओपन सम बिजनेस टुडे, व्हाट डू यू से कि भाई एक काम करते हैं, आप क्या बोलते हो आपके फ्रेंड को, एक काम कर ब्याज पे पैसा दे दे, 2 लाख रुपया मुझे दे दे, मैं बिजनेस शुरू करता हूँ, जैसा जैसा बिजनेस करूंगा वैसा वैसा प्रॉफिट होगा, मुझे अर्निंग होगा, जैसा अर्निंग होगा तो मैं तुमको तुम्हारा जो भी मैंने ब्याज पे पैसा लिया है उसको वापस कर दूंगा। तो फ्रेंड बोलेगा नहीं वापस तो पैसा करेगा वो बिल्कुल बढ़िया है, बट उसके साथ मुझे चाहिए मंथली इंटरेस्ट, मुझे क्या चाहिए, ब्याज। वो भी क्या बोलता है फ्रेंड, प्रिंसिपल तो अमाउंट चाहिए उसके साथ में ब्याज भी चाहिए, मेरा भी तो फायदा हो कुछ। तो उसको आप रीपेमेंट कहां से करोगे, अर्निंग से। तो जैसे डेली लाइफ में हम लोग इस तरीके का सोचते हैं, तो बिजनेस जो कंपनी करती है वो भी ऐसे ही सोचती है कि जो उन्होंने पेमेंट ले रखा है, डेट लेके रखा है, देख सकते हो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, लुक हियर, इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस लोन रीपेमेंट इन अ ईयर, मतलब ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट और ये हो गया इंटरेस्ट। इसको कहां से देना पड़ेगा हमको, इसको हमको देना पड़ेगा प्रॉफिट से। अच्छा प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसा होता है देखो एक बार, प्रॉफिट या फिर इसको बोलेंगे अपन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, फिर यहां से माइनस होता है इंटरेस्ट, फिर आता है अर्निंग्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, क्योंकि इंटरेस्ट तो माइनस हो गया, फिर हम माइनस करते हैं टैक्सेस, और फिर आता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब मुझे बताओ अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन ने नीचे डिनोमिनेटर में क्या देखा, रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन और से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो हमारे डिनोमिनेटर में आ ही रहा है ना, इनको ही पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट को मुझे माइनस क्यों करना है, तो एक काम करो, टैक्सेस मुझे किसको देना है, गवर्नमेंट को, ये कोई थर्ड पार्टी है, ये तो देना ही है मुझे। तो मैं क्या करूंगी, न्यू फॉर्मूला कैसा क्रिएट हो रहा है देखो, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, मैंने क्या लिखा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। ये टैक्सेस तो मुझे गवर्नमेंट को भरने हैं तो इसको मैं वापस ऐड बैक करूंगी, क्या मैं पीछे जा रही हूँ, आपने अगर मुझसे कॉस्टिंग पढ़ा है तो आपको थोड़ा ध्यान में आता होगा, जब हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो सब माइनस कर रहे हैं, अब यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो कोई भी चीज को अगर हमको दोबारा कैलकुलेशन में लाना है तो उसको ऐड करेंगे, इसको ऐड, इसको ऐड, इसको ऐड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी पेमेंट है, गवर्नमेंट को देना है, तो इसका अभी ये कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे किसको रीपेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट, मतलब ये जो जिन्होंने डेट दिया है, डेट वालों को हम लोग रीपेमेंट कर रहे हैं, इन्हीं का कैलकुलेशन करना है ना, तो ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है इसको वापस ऐड बैक कर देंगे, ऐड बैक इंटरेस्ट, भाई इन्हीं का है, ये अर्निंग जो है इन्हीं का है, हमने जो कमाया था, जो पूरा प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आपने पूरा प्रॉफिट 10 लाख कमाया, 10 लाख आपको पूरा खुद का है क्या, नहीं, पहले तो आपको जिनसे आपने ब्याज लिया है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा ना, तो ब्याज को माइनस कर दो, क्योंकि ब्याज तो आपका है ही नहीं, बट ब्याज वालों का तो ब्याज है ना, समझा क्या आपको मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ समझा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझा होगा तो मैं वापस कोशिश कर रही हूँ एक्सप्लेन करने का। अब अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, भाई गवर्नमेंट बोलती है आपको अगर कुछ अर्निंग हो रहा है तो गवर्नमेंट को तो चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लेते हैं अपन, से 10 लाख का आपको हुआ है क्या, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
पूरा का पूरा अपना है क्या? पूरा आप घर लेके जाओगे क्या कि भाई 10 लाख का प्रॉफिट हो गया? पीटोगे क्या डिंडोरा? आपका दोस्त बोलेगा बाजू में, अरे भाई पागल है क्या, रुक, तूने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ लोन लिया था, इंटरेस्ट भरना है सामने वाले का। ओ हाँ, कितना इंटरेस्ट होगा? से 1 लाख इंटरेस्ट है। अरे भाई मैं तो घर पे खाली 9 लाख लेके जाऊंगा। तो 9 लाख में गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं तुम पागल हो क्या, 9 लाख तुम कैसे घर पे लेके जा सकते? आपने कमाया, हमको चाहिए। समझता है क्या? आपको कोई भी टाइप ऑफ इनकम हो उस पर टैक्स है, समझा क्या? आपको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन मतलब शेयर्स वगैरह पे या बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग कुछ भी आपने सेल किया हो उस पे गेन होगा, उस पे आपको टैक्स भरना है। अदर सोर्सेज, बेटिंग गैम्बलिंग आपने कुछ किया है उसके ऊपर गेन हुआ, आपको टैक्स भरना है। एनी काइंड ऑफ इनकम यू नीड टू पे टैक्स। तो आपकी कंपनी ने अगर ये 9 लाख रुपया कमाया है तो गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं, गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स भरो। अच्छा फॉर एग्जांपल, अब पूरा वो टैक्सेशन में जाके कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बट यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अपन ले लेते कितना से 1 लाख का अपन टैक्स भर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये टेंटेटिव अमाउंट है, कोई कैलकुलेटर फिगर नहीं है। अच्छा अब कितना बच गया? 8 लाख। ओ 8 लाख आप घर पे लेके जा सकते क्या? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, यस, हाँ ये लेके जाओ। अरे भाई पूरा का पूरा 10 लाख आपका प्रॉफिट नहीं है, आपने ब्याज पे पैसा लिया था, पहले उनको पेमेंट करो, वो खड़े हो जाएंगे आके आपके, 1 तारीख हुआ, आपके पैसा लेने वाले पहले आ जाते, देने वाले नहीं आते, लेने वाले घर के दरवाजे के सामने पहले आ जाते हैं। तो यू नीड टू मेक देम पेमेंट। तो इंटरेस्ट आपका क्या है? ऑब्लिगेशन है, दैट्स व्हाई यू नीड टू इमीडिएटली मेक। इसलिए तो आपने वो रेशियोज कैलकुलेट किए कि भाई ये इनका है क्या, मतलब इनका जो कैपेसिटी है भाई, इंटरेस्ट वगैरह भरेगा क्या टाइम पे, इसीलिए तो रेशियो एनालिसिस किया। किसने? बैंक ने, क्रेडिटर्स वालों ने, कि भाई इनको पैसा दे ब्याज पे कि नहीं दे। और अगर आप ब्याज समय से भर रहे हो, टाइम टू टाइम आप अपना जो ब्याज है वो देते रह रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आधी रात को कोई भी फंड प्रोवाइड करेगा। 1 लाख तो इंटरेस्ट चला गया, फिर अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ गया 9 लाख। आप बोले वाह 9 लाख घर पे लेके जाता हूँ, गवर्नमेंट आ गई दरवाजे के बाहर, ऐसे कैसे, टैक्स भरो। टैक्स भरा, अब बच गया 8 लाख, अब बोल रहे लेके जाओ। अपने को पेमेंट करना किसको है? देखो आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना है, कितना है? 8 लाख। ये लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ये जो 1 लाख है आपको हमको ही देना है ना, एक काम कर लो, ऐड कर लो इधर। 1 लाख आपको थर्ड पार्टी को देना है क्या? नहीं, हमको ही देना है ना, ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोल रहे हैं ऐसा? ये लोग बोल रहे हैं, दीज पीपल, प्रोवाइडर्स ऑफ डेट। ये जो लोग हैं जिन्होंने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, ये जो आपके क्रेडिटर्स है, ये बोल रहे हैं भाई ये इंटरेस्ट आपको किसको देना है? हमको ही देना है। ये टेंटेटिव आपका ये 8 लाख है, इसी में से आप हमको पे करोगे, और ये 1 लाख हमको ही देना है। ऐड कर लो, कोई बात नहीं, ऐड कर लो, इसमें ऐड कर लिया। अब कितना हो गया? ये 9 लाख। अच्छा जैसे ये अर्निंग्स होती है ना, अपन क्या अर्निंग्स कैसे निकालते हैं? अपन सारा जितना भी आपका टर्नओवर हुआ, आई मीन जितना इनकम हुआ, टर्नओवर से ज्यादा मैं बात करूंगी, इनकम हुआ माइनस जो भी आपका एक्सपेंस हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंस करके आपका ये अर्निंग हो गया, मतलब क्या आपका है? प्रॉफिट हो गया। ये बोल सकते हैं अपन टोटल इनकम, टोटल इनकम दैट इज ग्रॉस इनकम भी बोल सकते हैं, माइनस एक्सपेंस करके वो हो गया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अच्छा ये जो एक्सपेंस था ना, इसमें कुछ एक्सपेंस ऐसे थे जो गम्मत गम्मत एक्सपेंस थे। मतलब फॉर एग्जांपल समझो, आपने मेंटेनेंस का खर्चा दिया, कैश में हुआ पेमेंट, यस। आपने रॉयल्टी पेमेंट किया, कैश में हुआ क्या? यस। आपने और कुछ एक्सपेंस किए, है ना, क्लीनर वगैरह को सैलरी, या जो भी लेबर्स है उनको सैलरी दिया, ये सारा जो खर्चा हुआ ये कैश में हुआ। आपने और एक एक्सपेंस को P&L में माइनस किया जो है डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन मुझे बताओ, एक मिनट, मुझे बताओ ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्या आपका कैश एक्सपेंस है? ये क्या आपका कैश एक्सपेंस है? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, लिखो ब्रैकेट में, नॉन कैश एक्सपेंस। कैश गया नहीं आपके पॉकेट से, हाँ, बट एक्सपेंस है क्या? यस, इट इज एन अक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स, कि जब आपका 10 साल बाद में वो मशीन पूरा क्या हो जाएगा, स्क्रैप, तब आपके पास में उतना फंड क्रिएटेड रहेगा और आप उससे नया मशीन खरीद सकते हैं। देयरफॉर आप एक डेप्रिसिएशन
के नाम से एक एक्सपेंस करते हो, जिसको वो आपके ही पास में रहता है, वो पैसा वो कहीं एक्सपेंस आउट नहीं होता है। जैसे ये जो खर्चा है ये किसी को आप देते हो इन कैश, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। देयरफॉर ये अर्निंग्स में बोलते एक काम करो ना भाई, वो डेप्रिसिएशन भी ऐड कर ही लो। मतलब क्यों? वो फंड है ना, भले देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे पूरा ही डिस्कशन कर लेती हूँ मैं। ये आपका कंपनी है, ये आपके कौन है? ये आपके हैं क्रेडिटर्स, जिन्होंने आपको क्या प्रोवाइड किया है? डेट। तो वो क्या बोलेगी मालूम है क्या? आपके पास में ये जो डेप्रिसिएशन का फंड क्रिएटेड है ना, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है, आपके उधर कंपनी में ही पड़ा है पैसा। तो ऐसी कभी नौबत आ गई कि भाई पैसा नहीं है कंपनी के पास, आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पर ये क्रेडिटर्स क्या बोल रहे हैं? हमको नहीं मालूम, आपके पास में डेप्रिसिएशन का जो फंड है ना वो हमको दे दो, आपके कंपनी को बाद में बंद कर देना। कंपनी बोलती है नहीं यार ऐसे कैसे, अगले साल हमको न्यू मशीन खरीदना है, उसका फंड है ये, आप समझो हमारी बात। नो, फर्स्ट मेक एन अरेंजमेंट टू है ना, पे आउट दिस क्रेडिटर्स, उसके बाद में बिजनेस करने की सोचना। अगले साल मतलब ये क्रेडिटर्स को आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो ये पागल समान आके आपके कंपनी के सामने एकदम अनशन पे बैठे, तो क्या करोगे ये डेप्रिसिएशन के फंड का जो कि आपके कंपनी में गल्ले में पड़ा है? नो। तो व्हाट डज दिस क्रेडिटर्स से, हमको नहीं पता आपके पास में जो भी पैसा होगा, भाई कुछ पैसा तो जो था आप बोलोगे कि हमने इनको दे दिया, मेंटेनेंस वालों को दे दिया, रॉयल्टी वालों को दे दिया, ये एक्सपेंस हो गए, वो एक्सपेंस हो गए, कैश ही नहीं है। डेप्रिसिएशन का कैश है क्योंकि वो तो नॉन एक्सपेंस कैश है, वो तो नॉन एक्सपेंस चीज है जिसका तो आपका कैश गया ही नहीं है कभी, नॉन कैश एक्सपेंस है वो। तो एक काम करो, क्रेडिटर्स बोलते हैं हम आपके गल्ले में चेक करेंगे, हम आपके वो इसमें चेक करेंगे ड्रॉवर में कि आपके पास में ये वाला फंड है कि नहीं, इसीलिए उसको भी ऐड कर दिया इनको पेमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल उसका पेमेंट कितना होगा? 60,000 होगा, तो मैं 9 लाख को ऐसा लिखूं क्या? 9 लाख को मैं लिखती हूँ इस तरीके से, और से डेप्रिसिएशन होगा 60,000 का। तो ये क्या बोलते हैं कि भाई अब अपने पास में अर्निंग्स कितने हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं, किनको पेमेंट कर सकते हैं? प्रिंसिपल का पेमेंट कर सकते हैं और इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर सकते हैं। कितना फंड अवेलेबल हो गया? 9,60,000। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस आप घर पे मत लेके जाओ, सबसे पहले मेक एन अरेंजमेंट टू मेक पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ये 8 लाख में से कर सकते हैं। हाँ, इंटरेस्ट तो देना ही उनको है, देना ही इनको है ना। और भाई ये डेप्रिसिएशन है नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये आपके ड्रॉवर में एनी टाइम अवेलेबल रहेगा, ये कोई आपके ड्रॉवर से कहीं गया नहीं है, ये अक्यूमुलेट हो गया आपके पास बस टू परचेज द न्यू मशीनरी इफ योर बिजनेस कंटिन्यूज। ठीक है, तो ये भी बोलते हैं ऐड कर लो। और अब अपने पास में अल्टीमेट इतना फंड है जहां से अपन किसको रीपेमेंट कर सकते हैं? क्रेडिटर्स वालों को, उनका प्रिंसिपल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट विद इन सम पर्टिकुलर ईयर। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका? देखो यहाँ पे फॉर्मूला इन्होंने बना दिया, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। समझा क्या? मैंने पूरा कोशिश किया है आपको ईबीआईटी से लेके समझाने का, मतलब पहले सीधा वाला फॉर्मूला आपको बता दिया, उसका इंपॉर्टेंस बता दिया, और फिर आपको उल्टा फॉर्मूला कैलकुलेट करके मैंने बताया। पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया ईबीआईटी, ऊपर से मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया टोटल इनकम होता है, इसमें से एक्सपेंस माइनस करते होता था अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो पूरा घर पे नहीं लेके जाते, उसमें से पहले इंटरेस्ट देते हैं, फिर अपने को मिलता है इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, वो भी पूरा अपना नहीं होता, पहले टैक्स भरो और जो बचा अब घर पे लेके जाओ। फिर अपने को कैलकुलेशन तो करना है भाई, जिनको अपने को रीपेमेंट करना है इंटरेस्ट वालों को, तो कहाँ कहाँ से भर सकते हैं? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, यस यहाँ से भर सकते हैं, इंटरेस्ट तो है ही उनका, और डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है इसीलिए उसको ऐड कर दिया इन इमरजेंसी की। भाई क्रेडिटर्स को यहाँ से यहाँ पे कर सकते हैं, ये जो फंड है ये पूरा अवेलेबल हो सकता है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, इसके बाद चाहे बिजनेस बंद ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, अरे भाई कंपनी बोल सकती है ना ये डेप्रिसिएशन क्यों ही यहाँ से डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्यों ऐड कर ले हो, अगले साल न्यू मशीनरी लेना है, भाई पहले इनको पे कर दो, इनको पे करोगे तो आपका बिजनेस आगे टिकता रहेगा, आपका क्रेडिबिलिटी रहेगा, ये लोग आपको क्रेडिट फैसिलिटी और प्रोवाइड करेंगे आगे। अगर पेमेंट नहीं किया तो ये बोलेंगे हम अब आपके साथ में बिजनेस नहीं करेंगे, आपको कोई पैसा प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपका करना है बिजनेस तो करो नहीं तो मत करो। तो बोलते एक काम करना भाई ऐड करो, इतना जो फंड है अब ये अवेलेबल है क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए,
तो फॉर्मूला क्या बन गया बताओ मुझे। ये है टोटल फंड, यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हो फंड अवेलेबल टू मेक पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कौन से क्रेडिटर्स? ये लोन वाले क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। एंड प्लस इंटरेस्ट, और इनको क्या करना है अपने को? प्रिंसिपल पेमेंट करना है प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। ये क्या बोलते हैं देखो यहाँ पे, द रेशियो इज अ की इंडिकेटर टू द लेंडर, लेंडर मतलब जो अपने को पैसा दे रहा है, टू एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी of the borrower to service the loan in regard to timely payment of interest and repayment of loan installment। अगर ये रेशो अच्छा आया तो हम डिसाइड करेंगे, हम मीन्स कौन? ये लेंडर्स, ये लेंडर डिसाइड करेंगे कि अब अगली बार से इन बोरोवर को पैसा देना कि नहीं देना, ये टाइमली पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होना, इसीलिए वो फॉर्मूला है, समझा क्या आपको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। मैम टैक्सेस क्यों नहीं ऐड किया? टैक्सेस इनका है ही नहीं, टैक्सेस तो गवर्नमेंट माथे पे आके बैठेगी। टैक्सेस आप इनको देने वाले हो क्या? इज द टैक्सेस पेएबल टू दिस पीपल? नो, दिस टैक्सेस इज पेएबल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है इनसे। हाँ इंटरेस्ट तो इनका ही है ना, इसलिए एड बैक कर दिया, समझा? हाँ, a ratio of 2 is considered satisfactory by the financial institution. The greater debt service coverage ratio indicates better debt servicing capacity of organization. For example, आपका जो फंड अवेलेबल होगा, ये फॉर्मूला से देखो, ये पूरा फंड कितना अवेलेबल करवा दिया हमने यहाँ से 960 लिखो, और से आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के है कितना? 5 लाख। रेशियो निकालो तो कितना आ गया? प्लीज फाइंड आउट द रेशियो। 9,60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, कितना आ गया आंसर? 1.92, क्लोज टू 2। ये बोलते हैं द रेशियो ऑफ 2 इज कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फैक्टरी, बट ये क्लोज टू 2 है, चलेगा, है ना। अल्टीमेटली राउंड ऑफ करोगे तो 2 ही आ गया। ये समझो जो ये रहेगा इसको आप कर दो से 4,50,000, ऐसा कर दो। अब कितना आया देखो, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, 2.13, कितना आ गया? 2.13। बेस्ट, मतलब आपका जो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों मिला के है वो 4,50,000, और आपका जो फंड्स अवेलेबल है दैट इज इंटरेस्ट आफ्टर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब मिला के 9,60,000। एग्जाम्पल के साथ क्लियर है क्या? दिस रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी कि भाई अब कंपनी मतलब क्या है? कंपनी इज बेटर इन व्हाट? डेट सर्विसिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब लोग इनको डेट देंगे तो कदाचित वो ये जान सकते हैं कि हाँ भाई ये अपने को रीपेमेंट करेंगे टाइमली, ठीक है? ठीक है, चलो इसमें से कुछ लिखना है क्या आपको? प्लीज कॉपी डाउन, थोड़ा टाइम देती हूँ। किसी ने कुछ नहीं लिखा होगा तो लिख लो, गिविंग सम टाइम। दिस इज द मेन कैलकुलेशन। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया इनका? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है? ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, दिस वॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। बाकी ये सारा लिख लेना। हाँ, this। एक बार रिवाइज करेंगे क्या? ये अपन बाद में पढ़ेंगे, ये जो ऐसा है ना ये मिसलेनियस में डाल देंगे अपन, है ना। जो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है उसको पहले डिस्कस कर गए, ठीक है। अब अपने पास में क्या क्या हो गया, अपन ने ये सारा
रेशियोज डिस्कस कर लिया। करंट रेशियो बोलो, फॉर्मूला बोलो जल्दी से इसका। करंट रेशियो फॉर्मूला, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। आइडियल रेशियो कितना होना चाहिए? 2। नेक्स्ट है एसेट टेस्ट रेशियो, इनके दूसरे नाम क्या है? लिक्विडिटी रेशियो और क्विक रेशियो। फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। एंड इफ the bank OD and cash credit, these are permanent in nature, then the formula is liquid assets upon liquid liabilities. liquid liabilities का formula क्या होगा? current liabilities minus bank OD minus cash credit, if those are permanent in nature. turnover of receivables and inventory turnover ratio बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड रेशियो है। ठीक है, ये एक्टिविटी बेस्ड रेशियो, ये अपन ने जो अभी पढ़े, ये जो अभी पढ़े अपन ने, ये कहां से निकाले हुए रेशियो है अपन ने? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, उसमें अपन ने ये भी पढ़ लिया, कवरेज ऑफ इंटरेस्ट बाय लेवल ऑफ अर्निंग्स। इसका फॉर्मूला क्या बताया अपन ने? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय लोन प्लस इंटरेस्ट। रेशियो कितना होना चाहिए? आइडियल 2। दैट मीन्स कंपनी इज बेटर ऑफ टू मेक द रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट फ्रॉम अर्निंग्स। ठीक है, चलो कम ऑन हियर, यहाँ पे एक डायग्राम है। There is one diagram. I'll just tick mark जो अपन ने पढ़ा है। Classification of various financial analysis. First is profitability ratios, activity ratios and financial ratios. Financial ratios में we have seen short term solvency ratios, current ratio, liquid ratio, interest coverage ratio, super quick ratio and all. current ratio का यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखना होगा तो पेंसिल से प्रैक्टिस के लिए फॉर्मूलाज लिख दो। current assets upon current liabilities, current assets minus stock minus prepaid expense divided by current liabilities minus bank OD minus cash credit. Interest coverage ratio in earnings after tax plus depreciation plus interest divided by loan plus interest. ऐसा प्रैक्टिस के लिए लिख दो। और क्या पढ़ा अपन ने अभी? और ये वाले जो रेशियोज है देखो, ये एक्टिविटी रेशियोज में आते हैं। एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अभी जो 2 रेशियोज अपने पढ़ने बाकी है वो यहाँ से है। ठीक है, और बाकी के ये जो रेशियोज है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये तो अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। जो है ना सेल्स, ये जो है जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। एक्टिविटी में वी विल बी स्टडिंग दीज रेशियोज टुमारो। मुझे चाहिए कि ये रेशियो, ये जो अपन ने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़े हैं, आई वांट यू पीपल टू बाय हार्ट दिस रेशियोज सो दैट व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, देखो कॉन्सेप्ट समझ लिया, मीनिंग समझ लिया, इसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ इट इज टाइम दैट यू लर्न द फॉर्मूला, you make you practice this again and again so that you know the significance of these ratios, also how much ratio or how much time, suppose you get an answer as 0.8, तो आप इसका कंक्लूजन क्या निकालोगे? सिर्फ 0.8 लिख के नहीं जमेगा। अपन ने देखा है 2 इज द आइडियल रेशियो। अगर 2 रहेगा आंसर तो बढ़िया, 0.8 रहेगा तो पुअर फाइनेंशियल कंडीशन है कंपनी की, मतलब पुअर लिक्विडिटी कंडीशन है। लोन देगा क्या कोई? नहीं। इसका भी मे बी 2 ही आना चाहिए और इसका भी 2 ही उन्होंने बोला है आइडियल। उससे कम आएगा तो भाई इंटरेस्ट कवरेज होगा क्या? नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे फिर? जो क्रेडिटर्स है, जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग अपना फैसिलिटी को सोच समझ कर इनको देंगे, है ना, या फिर कुछ गारंटी मांगेंगे या फिर कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी मांगेंगे। समझा क्या? ऑल राइट। क्या बचा है? वेट अ सेकेंड। So we are done with this. Slowly we will also study all these ratios. ये जो यहाँ पे है ना, ये धीरे धीरे ये पढ़ने के बाद में ये आपको बहुत अच्छे से ख्याल में आएगा। ठीक है, ये पढ़ा क्या आपने एज अ होमवर्क? अब एक बार पढ़ना। मैं क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ ये? Why I am not reading this? Because before learning the ratios,
मतलब different kinds of ratio. Earlier in the previous lecture, you didn't know what is current ratio, you didn't know what is asset test ratio, therefore you didn't know their significance, you didn't know their importance. Now that you know the importance of those ratios whichever we have studied today, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी. अब अगर आप लिक्विडिटी पोजीशन की बात करें तो अपन ने अभी तक इसी की बात करी है, टू मेजर द लिक्विडिटी पोजीशन. पढ़ो तो एक बार ये क्या बोलते हैं, एडवांटेज में क्या बोलते हैं. रीड दिस वंस, सिर्फ इतना पढ़ो. द पर्पज ऑफ द रेशियो एनालिसिस इज टू मेजर द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म. मतलब क्या फर्म अपने कमिटमेंट्स पूरी कर सकती है क्या, मतलब जहां से कंपनी ने लोन लिया है, क्रेडिट फैसिलिटी ली है, उनको रीपे कर सकते हैं क्या, उनका इतना पोजीशन है क्या, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी पोजीशन. वेदर द फर्म इज एबल टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन व्हेन दे बिकम ड्यू और नॉट. ड्यू हो गए तो भरना ही है, और ड्यू नहीं हुए और खुद से अगर भर दिया तो समझो बैंक आपके घर के वहां नहीं आई या क्रेडिटर्स आपके दुकान के सामने नहीं आए, बट आपने खुद से बोल दिया भाई आपका पेमेंट लेके जाओ, तो वाह, उनको खुशी हो जाएगी दिल से कि इन पर्सन के साथ में हमको अभी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म काम करना है. बिकॉज दीज आर ये जो लोग हैं ये अपने जो ऑब्लिगेशंस है इसको टाइमली फुलफिल करते हैं. अ फर्म कैन बी सेड टू बी लिक्विड if it has sufficient liquid funds to pay the interest charges on short term debt within a year. The liquidity ratio is useful in credit analysis by कौन कौन करता है बताओ, by banks and other financial institutions. जो भी अपने को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, अगर उनको पता चला कि अपना जो लिक्विडिटी रेशियो है वो अच्छा है, वो 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा रहा तो अपन ने क्या बोला, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स हो जाएगा, ओवर स्टॉकिंग वगैरह अपन ने देखा अभी. बट अगर 2 है रेशियो, अगर आइडियल 2 है तो बेस्ट है. कंपनी ऐसे पोजीशन में है कि कभी भी अपने लोन को या अपने इंटरेस्ट को ऐसा नहीं करेगी कि हाँ भाई पे कर दिया तो कर दिया, नहीं तो टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है. नहीं, दे विल टाइमली मेक द पेमेंट एंड देयरफॉर फर्म की हम पोजीशन जान सकते हैं कि फर्म इतनी लिक्विड है कि अपने क्रेडिटर्स को, जो भी अपने जिन्होंने अपने को लोन प्रोवाइड किया है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, उनको टाइमली अपना जो इंटरेस्ट चार्जेस है और जो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है वो कर रहे हैं. नेक्स्ट पोजीशन क्या है बताओ. अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का जिक्र आ गया, इसीलिए मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ. फिर आप बोलोगे कि मैम हमको समझा नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ा रही हूँ. अभी ये लिक्विडिटी क्यों पढ़ा दिया, टू मेजर द लिक्विडिटी पोजीशन, क्योंकि इससे रिलेटेड रेशियोज अपन ने देख लिए. करंट रेशियो देख लिया, क्विक रेशियो देख लिया, एसिड टेस्ट रेशियो आई मीन और में आ गया वो, एंड सुपर क्विक रेशियो, और दूसरा क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो भी देख लिया. ठीक है, तो समझ में आया आपको क्यों ये एडवांटेज है ना. एडवांटेज क्या है, ये लास्ट वाला लाइन, liquidity ratio is useful in the credit analysis by banks and other financial institutions. ठीक है, चलो बाकी की सारी चीजें अपन नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा कवरेज है, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, ये है एब्सोल्यूट, हिस्टोरिकल, हॉरिजॉन्टल एंड बजटेड. देखो ये जो काइंड ऑफ थियोरी है ना, ये आपको कोई भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, रादर शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा उसका क्रक्स दे देंगे, बट इतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके मैट का, आपके स्टडी मटेरियल का कोई भी बिट एंड पार्ट छूटे. ठीक है, चलो हैव अ ग्रेट डे and see you in the next lecture. Bye bye.